नमस्कार। कानून की बात के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश की श्रम शक्ति के लिए एक बहुत बड़े बदलाव के साथ हमारे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है। आज़ादी से पहले के और आज़ादी के बाद के लगभग 29 श्रम कानूनों को एकीकृत करके भारत में 4 नई श्रम संहिताओं को लागू किया गया है और इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि भारत का जो लेबर इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को ग्लोबल पैरामीटर्स के अनुरूप बनाना, क्योंकि बदलते दौर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है और पुराने कानून उस टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं होते। और दूसरी चीज़, हर एक समस्या के समाधान के लिए अलग कानून का होना, इसका मतलब पूरा परितंत्र बहुत उलझा हुआ था और इस परितंत्र को अब जाकर एक नई दिशा दी गई है 4 संहिताओं के रूप में। आज के इस एपिसोड में हम इन नई श्रम संहिताओं पर बात करेंगे। ये 4 संहिताएं हैं। वेतन संहिता 2019, इसके अलावा औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020। ये 4 नए कानून हम इन्हें कह सकते हैं। इन चारों कानूनों में 29 कानूनों का समायोजन किया गया है। इन श्रम संहिताओं को हर एक व्यक्ति को जानना बेहद ज़रूरी है और ख़ास तौर पर जो वर्कर्स हैं, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हों चाहे वो असंगठित क्षेत्र के, उनको इन कानूनों के बारे में जानना ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं कानूनों पर चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट कौशल भारद्वाज। नमस्कार। आप राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं और काफ़ी लंबे समय से लेबर लॉज के भी मामले देख रहे हैं। कौशल जी, हम आपसे बात करें उससे पहले हमारे दर्शकों को एक डेटा बता दें कि हमारे देश में जो वर्क फोर्स है उसका क्या रेशो है, किस सेक्टर में कितने लोग कार्यरत हैं। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे, सेक्टर वाइज ये डेटा जो है ये 2025-26 का डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का और लेबर ब्यूरो ने डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर देता है, यानी इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं और रेशो है ये 43%। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में 13% लोग इन्वॉल्व हैं और इस 13% में इनफॉर्मल ट्रेड और बहुत सारी जनरल सर्विसेज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 62% जो है वो एंगेजमेंट रेट है अर्बन एरिया में। मीन्स अर्बन एरिया में 62% लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में 12% है और कंस्ट्रक्शन फील्ड में 12% है और इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा रेशो हम देखने में लाते हैं। कौशल जी, हम जानना चाहेंगे कि एक अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह के वर्कर्स काम करते हैं, उनकी चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, समस्याएं भी बहुत सारी हैं, स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा है, तमाम चुनौतियां हैं। हर समाधान के लिए अलग कानून की शरण लेनी होती थी। अब इन 4 कानूनों को के नज़रिए से हम देखें तो तमाम कानून इन 4 कानूनों में समाहित हो गए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव हम इसको देख सकते हैं। यूँ तो हम हमारे देश में हर मई में हम मजदूर दिवस मनाते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो एक बड़े बदलाव की शुरुआत इन संहिताओं के लागू होने से हुई है। ये जानना चाहेंगे कि कितना बदलाव आप देख पाते हैं? बहुत बड़ा बदलाव आत्मनिर्भर भारत जी की अगर हम बात करते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और कोड ऑन वेज जो है, वेतन संहिता जो है, इसके आने के बाद में, जैसे पहले आपने बताया कि 29 नए जो कानून थे, उन सब कानूनों को इन 4 संहिताओं में समावेशित किया गया है। तो सबसे पहले जो वेतन संहिता है, पुराने कानूनों में ये मिनिमम वेजेज एक्ट, बोनस एक्ट, आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट, तो ये बहुत सारे एक्टों में बटा हुआ था। तो उससे क्या होता था, असुविधा भी होती थी, लिटिगेशंस बढ़ते थे और एक सामान्य सरलीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको अपनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी वेतन संहिता आने के बाद में श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच में एक सरलीकरण का जो पुल है उसका निर्माण हुआ है। बिल्कुल। और उस सरलीकरण से श्रमिकों को भी उनके अधिकारों के लिए बहुत सारी चीज़ें इस कानून में मिली हैं। जैसे पहले जो श्रमिक हुआ करते थे उनको कोडिफाइड नहीं किया गया था, अलग अलग बटे हुए थे और उनको यदि कोई लाभ मिलना होता था या लेना होता था तो उनको अलग 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 कानूनों की शरण में जाना पड़ता था, जो बहुत खर्चीला भी था और बहुत समय की भी बर्बादी करता था। इस कानून के आने के बाद में
उनका सरलीकरण भी हुआ है और नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच में भारत जैसे विशाल देश में बिल्कुल एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं। तो दर्शक ये समझ लें कि ये 4 नए श्रम कानून इन्हें हम कह सकते हैं। इन कानूनों में एक चीज जो कॉमन है वो ये कि सभी क्षेत्र के वर्कर्स को इनमें शामिल किया गया है, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो चाहे वो असंगठित क्षेत्र हो। इसमें ठेका कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, या फिर जो घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी, जो ट्रेड यूनियंस के जरिए काम करती हैं या बहुत सारे यूनियन से जुड़ी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। यानी तमाम क्षेत्र, चाहे वो फैक्ट्री हो, कारखाने हो, सभी को इसमें समायोजित किया गया है चारों कानूनों में। तो सभी वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन एरा हम इसे कह सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई है। अब हम आते हैं इन चारों कानूनों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले वेजेस की बात करेंगे, कोड ऑन वेजेस 2019। इसकी क्या खास बात है जो हमारे हर वर्कर्स को सरल शब्दों में जानना और समझना जरूरी है? वेतन संहिता लागू होने से पहले जो वेतन के बारे में जो समस्याएं आती थी उनका निस्तारण इतना अच्छा नहीं हो सकता था जो अब इसके आने के बाद में होगा। बिल्कुल। और वेतन विसंगतियां और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे। अब वेतन को लेकर के, वेतन क्या है? वेतन एक श्रमिक के द्वारा अपने श्रम के बदले में जो मौद्रिक मुआवजा उसको दिया जाता है उसको श्रम कहते हैं। तो श्रम के बदले में उसे वेतन दिया जाता है। तो जो श्रम कर रहा है उसको उसके हिसाब से उसके लाभ भी उसको मिलने चाहिए, उसके अधिकार भी उसको मिलने चाहिए। और उसकी अगर कोई समस्या आ रही है कार्य क्षेत्र पे या और कहीं उस कार्य के दौरान, तो नियोक्ताओं को चाहिए कि वो उन सब समस्याओं को त्वरित निदान करे और उसके निस्तारण में सहयोग करे। तो वेतन संहिता पहले अलग अलग, चाहे असंगठित क्षेत्र हो या संगठित क्षेत्र हो, संगठित क्षेत्र तो पहले कवर होते थे, लेकिन असंगठित क्षेत्र जैसे गिग वर्कर्स हैं। और डिस्क्राइब कर दें, असंगठित क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें? असंगठित क्षेत्र में जैसे खेत में काम करने वाला किसान है, जैसे रिक्शा चलाने वाला है, जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला है, जैसे डिलीवरी बॉय है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाला है, या अदर फील्ड में कोई काम करने वाला है, जैसे चाय बागान में काम करने वाला है, चाहे बीड़ी कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति है, या कोई खनन श्रमिक है, यानी जो छोटा काम करने वाले हों, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में बिखरा हुआ काम है उनका, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो बिखरा हुआ है, बिल्कुल, जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो वो असंगठित क्षेत्र हो गया। अब समान वेतन, सभी के लिए समान अवसर और समान अपॉर्चुनिटी सभी के लिए, वो चाहे मेल हो चाहे महिला श्रमिक हो चाहे पुरुष श्रमिक हो। जो जेंडर भेदभाव था पहले कि महिला इसमें काम नहीं कर सकती है, जैसे खनन का कार्य है तो उसमें जैसे महिला काम नहीं कर सकती है, अब महिला को भी अनुमति दी गई है बिल्कुल कि वो भी चाहे तो काम कर सकती है उसकी सहमति के साथ। बिल्कुल। लेकिन नियोक्ताओं के लिए थोड़ा बर्डन बढ़ गया है कि उनको उनकी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, बिल्कुल, उनका स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, उनका परिवहन देखना पड़ेगा, या और कोई उनको असुविधा हो रही है कार्यस्थल पर तो वो भी उनको देखनी पड़ेगी। उन स्थितियों से ये कानून बचाता है, खासकर महिलाओं की और उन वर्कर्स की बात कर रहे हैं आप जिनकी सुरक्षा या स्वास्थ्य को लेकर पहले कोई जागरूकता नहीं थी और उनको वेतन भी समय पर नहीं मिलता था। तो वेतन से जुड़ी हुई अगर हम बात करें तो इसमें न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान अब अनिवार्य कर दिया गया है सभी क्षेत्रों के लिए, और दूसरा एक समय सीमा दी गई कि इस समय तक तो वेतन देना ही होगा। तो ये भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, पहले क्या होता था, ये वेतन संहिता आने से पहले क्या होता था कि श्रमिक अपना परिश्रम करता था, लेकिन उसको उसका जो पैसा था, मेहनताना था, वो कभी 7 तारीख को मिलता था, कभी 10 को मिलता था, कभी 2 महीने डिले से मिलता था। लेकिन अब क्या है कि अब उसको जो उसका काम का पैसा है वो एक निश्चित समय पे दिया जाएगा जी। और दूसरी चीज, समान काम के अवसर दिए जाएंगे। काम जो वो कर रहा है उस काम के बारे में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। काम, समान अवसर, समान काम और समान वेतन। वेतन में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि पुरुष को 500 रुपए मिल रहा है तो महिला को भी 500 रुपए उसी काम के मिलेंगे। तो इस तरह से अगर दर्शक इसको समझना चाहें, एक बहुत बड़ा जो लैंगिक समानता का कदम उठाया गया है इस संहिता के जरिए। समान श्रम के लिए समान वेतन का प्रावधान इस जो वेतन संहिता है इसमें किया गया है। पहले जो भेदभाव होता था, बहुत सारे जो हार्ड वर्क होते थे उसमें महिलाओं को काम तो उतना करना पड़ता था लेकिन वेतन उतना नहीं मिलता था। अब वो स्थितियां जो है वो खत्म हो गई हैं। दूसरा जो वेतन की बात है, वेतन 7 तारीख तक देना इस कानून के तहत
प्रावधान है कि 7 तारीख तक आप अपने जो श्रमिक हैं उनको वेतन आप प्रदान कर देंगे। एक और बड़ा बदलाव जो हम इसमें देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा। पहले कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते थे, तो इस कानून के बाद अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी होगा और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे वर्कर के लिए? मैंडेटरी है। आप कोई भी श्रमिक यदि काम करता है कहीं नियोक्ता के पास में, तो उसको उसका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा जिसमें उसका नाम, पदनाम, उसका कार्य जो वो कर रहा है, वो सारी चीजें होंगी। तो उससे ये आसानी होगी कि एक तो सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहेगा जी। दूसरी चीज, विवाद की स्थिति के अंदर उसके पास में साक्ष्य रहेगा कि मैं ये काम करता हूं और मेरा ये आइडेंटिटी कार्ड है जी। तीसरा, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से श्रमिक को लगेगा कि मैं कुछ हूं यहाँ पे, मेरी कोई उपयोगिता है। बिल्कुल। तो अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है इस कानून में, और अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद में ही वो श्रमिक काम करेगा। बहुत अहम जानकारी है। तो दर्शकों को इस संहिता से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो है वो हम याद दिला देते हैं। एक तो इसमें 4 कानूनों को इसमें समाहित किया गया है, खासकर वेतन संहिता में। ये 4 कानून है जो कि वेतन से जुड़े हुए थे। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये 4 जो वेतन से जुड़े हुए जो कानून थे, अब इनको मर्ज करके वेतन संहिता 2019 जो है वो अब लागू हो चुकी है। और ये सारी जो वेतन से या पारिश्रमिक से जुड़ी हुई जो समान जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो इस संहिता में शामिल हैं। न्यूनतम मजदूरी का अधिकार इसमें दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि श्रम कर लिया गया और जो निर्धारित है भारत सरकार के द्वारा उस न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। दूसरा, इसमें काम के घंटों को लेकर भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए, उन पर भी जानकारी चाहिए। काम के घंटे, पहले काम के घंटों को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं थे और श्रमिक से ज्यादा काम लिया जाता था और उसको पारिश्रमिक कम दिया जाता था। बिल्कुल। अब काम के घंटे आपके तय किए गए हैं। आप प्रतिदिन 8 घंटे, यदि 12 घंटे की शिफ्ट है तो आप 8 घंटे से 12 घंटे वर्क कर सकते हैं, और वीकली 48 आवर्स 48 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। 48 घंटे से ज्यादा यदि काम आपसे लेते हैं, यदि 2 घंटे भी आपसे अतिरिक्त काम लिया गया तो आपको ओवर टाइम का जो पैसा वो देना पड़ेगा, और वो भी दुगना, और वो भी डबल है उसका, जो आपका नियमित है उससे जस्ट डबल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी है। तो जो लोग वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं या फिर आपके यहाँ पर वर्कर्स हैं या जो वर्कर्स हैं वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि ये सभी जानकारियां आम व्यक्ति के लिए हैं, तो आप इसके लिए जागरूक रहें। 8 घंटे से ज्यादा आपसे काम नहीं करवाया जा सकता। 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप करते हैं काम तो ओवर टाइम उसमें माना जाएगा। 12 घंटे से ज़्यादा तो उसमें ओवर टाइम ऐड होगा और ओवर टाइम आपके वेतन से दुगना आपको दिया जाएगा। और एक और बात, इसमें समान काम के लिए समान मजदूरी। तो खासकर जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं वो ये विशेष अपने घर में जो काम करने वाली जो हाउस हेल्प है उनके लिए भी, या फिर कहीं भी आप अगर महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। वेतन विसंगतियां जो थी वो अब खत्म कर दी गई है। एक इसमें मैटरनिटी लीव का भी प्रोविजन है, लीव, मातृत्व अवकाश। तो उसका क्या प्रोविजन है वेतन संहिता में? वेतन संहिता में क्या है, पीएफ है, आपका प्रोविडेंट फंड है जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद में मिलता था जी। आपका ईएसआई है, स्टेट का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, बिल्कुल, उसका लाभ आपको पहले नहीं मिलता था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जी। अब उसका जो एरिया है बहुत व्यापक कर दिया गया है। अब आप उस लाभ को लेंगे, उसका जगह जगह पे सेंटर खोल करके जागरूकता भी चलाई गई है जी। और इस कानून के अंदर भी प्रावधान किए गए हैं, और उसमें मैटरनिटी लीव और एक कंपनसेशन, यदि कोई मिस हैपनिंग होती है, यदि जोखिम भरा कोई कार्य कोई भी श्रमिक कर रहा है और यदि उसके साथ में वहां पे मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए कंपनसेशन की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। बिल्कुल। और इसमें जो मातृत्व लाभ में जो है वो गर्भपात जैसी स्थिति है उसमें भी मातृत्व लाभ की इसमें व्यवस्था दी गई है। और सबसे अहम बात यह है कि सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर जरूर लें और नियोक्ता को भी अपॉइंटमेंट लेटर देना बेहद जरूरी है जी। तो ये तो बात हुई वेतन संहिता की। अब हम दूसरी संहिता की बात कर लेते हैं, सामाजिक सुरक्षा संहिता की। सोशल सिक्योरिटी जी। तो सोशल सिक्योरिटी यूं तो देखा जाए हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी के ऑलरेडी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, पर स्पेशली कानून लाना वर्कर्स के लिए ये कितना खास है और इसकी क्या खासियत है? देखो, सोशल सिक्योरिटी का आना, मैं कहूँगा भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतने सारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जी। जैसे आपने बताया कि खेतों में बहुत सारे लोग काम करते हैं जी। ऐसे सेक्टर में जैसे दिहाड़ी मजदूर हैं बहुत सारे, वो लोग काम करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इन सबको
ये क्या है कि श्रमिक और नियोक्ताओं के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है और सामाजिक सिक्योरिटी में आपका जो सामाजिक सुरक्षा है, उसकी आर्थिक सुरक्षा है वर्कर की, और उसकी पारिवारिक जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं जी, उन सबको लेकर के एक दिशा निर्देश बनाए गए हैं और जिनका पालन करना और करवाना ये नियोक्ताओं की ड्यूटी है और श्रमिकों का अधिकार है जी, कि वो उस लाभ को लें, उससे वंचित नहीं रहें। जी जी जी। और इसमें आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है? जी मैम, आधार कार्ड के बिना कोई सुविधा नहीं ले पाएंगे वो। अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा तो वो आधार कार्ड देना पड़ेगा, वो एक मैंडेटरी है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरी है कि उससे उसका पूरा नाम, पदनाम, उपनाम जो भी है सारी डिटेल्स उसमें समाहित रहें जी। ईएसआई, पीएफ और इन सब की क्या व्यवस्थाएं हैं इस कानून के आने से पहले, इस संहिता के आने से पहले ईएसआई को लेकर के कोई व्यापक व्यवस्थाएं नहीं थी भारत जैसे देश में, और कोई भी नियोक्ता हर किसी श्रमिक को ईएसआई की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता था। अब जैसे ईएसआई है, इसमें स्वास्थ्य सेवाएं और मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसके क्षेत्र को बहुत बड़ा कर दिया गया है। अब जैसे कोई इसके लिए स्पेशली संहिता ही ले आए हैं, स्पेशली संहिता ले आए हैं, और जैसे कोई मजदूर आज जयपुर में काम कर रहा है, कल को वो दिल्ली चला जाता है, तो उसके दिल्ली चले जाने मात्र से उसकी उन सेवाओं से उसको दूर नहीं किया जाएगा। वो सेवाएं भले ही वो भारत में कहीं भी काम करे, उसको वो सेवाएं मिलेंगी। जैसे प्रोविडेंट फंड है, तो ये क्या है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं जी, तो उसमें क्या नियोक्ता भी उसमें फंड देता था और श्रमिक का फंड भी उसमें कटता था। तो निश्चित रूप से सैलरी थोड़ी कम आ सकती है, लेकिन प्रोविडेंट फंड के इस कॉलम से उसकी एक श्योरिटी हो गई, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उसे इकोनॉमिक श्योरिटी हो गई और सिक्योरिटी हो गई, और वो उसका लाभ ले सकेगा। अब जैसे इसके अलावा ग्रेचुइटी है, पहले ग्रेचुइटी का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। बिल्कुल, पहले ग्रेचुइटी 1 साल भी कोई वर्क करता था तो उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलती थी। बिल्कुल। अब यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे भी वर्क करेगा, 1 साल भी यदि वो काम करता है, तो उसको ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा। ये बहुत अहम। तो ये जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ कई बार अन्याय होता था कि वो लंबे समय तक काम करते थे और ईएसआई की सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती थी या ग्रेचुइटी का लाभ उन्हें नहीं मिलता था। अब ये सामाजिक सुरक्षा संहिता आने के बाद वो तमाम लाभ आपको मिलेंगे। कुछ इसके फैक्ट्स जो है वो आपको हम बताना चाहेंगे। एक तो जो वर्कर्स या जो लोग वर्कर्स हैं किसी भी सेक्टर के हैं, आपने आधार कार्ड अगर नहीं बनवाया है तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड बनवाएं, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आप किसी भी संहिता के तहत ना तो आप कोई अपना जो अधिकार है वो ले सकते हैं और न ही आपको नियोक्ता अपनी नौकरी पर रख सकेगा। तो आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो जरूर आप बनवा लें। और ग्रेचुइटी, पेंशन, इन सब का लाभ लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन अपना प्रॉपर रखें। एक और बात है इसमें सर, करियर सेंटर की स्थापना का प्रावधान है कि ताकि जो भी बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान इसमें हो सके। तो बेरोजगारों के लिए क्या हम देखते हैं इस संहिता में? इसमें करियर सेंटर है, स्किल सेंटर है, रीस्किल सेंटर्स हैं और वोकेशनल सेंटर्स हैं। ये सारे सेंटर्स इसलिए बनाए गए ताकि यदि कोई रोजगार किसी का चला जाए या यदि कोई श्रमिक कुशल है, यदि कोई श्रमिक काम करना चाहता है तो वो अपनी कार्य कुशलता के आधार पे ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करे। बिल्कुल। और ये जो सरकार के द्वारा जो नए कानून में, नए संहिता के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके हिसाब से वो फुलफिल करे तो उसको बुला लिया जाएगा और उसको काम मिलेगा। यानी काम की 100% गारंटी है। जी जी, ये बहुत अहम निश्चित गारंटी है कि उसको निश्चित रूप से काम मिलेगा, समान वेतन मिलेगा, निश्चित रूप से काम मिलेगा और जेंडर के आधार पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जी जी। तो हमारे दर्शक ये समझ लें कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसका मतलब ये है कि इसमें 9 सुरक्षा कानूनों को एकीकृत किया गया है और व्यापक कवरेज है इस संहिता का सभी क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं उनके लिए। चाहे इसमें हम एक और चीज इसमें दर्शकों को बता दें कि जैसा कौशल जी बता रहे हैं, पहली बार प्लेटफॉर्म वर्कर्स को और डिलीवरी बॉयज को भी इसमें शामिल किया गया। डिलीवरी पर्सन हम कहें क्योंकि आजकल महिलाएं भी बहुत सारी जो है वो डिलीवरी का काम कर रही हैं, होम डिलीवरी है या बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो डिलीवर करते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो वो भी पूरे सोशल सिक्योरिटी की जो सुविधाएं हैं वो लेने की हकदार हैं। और इसमें केंद्र और राज्य दोनों को इस कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने का प्रावधान किया गया है। हम न्यूनतम मजदूरी पे भी आना चाह रहे थे कि हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो न्यूनतम मजदूरी को हमारे राजस्थान के वर्कर्स या राजस्थान के जो नियोक्ता वो कैसे समझ सकते हैं? देखिए, केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी तय करेगी जी। जैसे किसी की मजदूरी 300 रुपए तय कर दी तो राज्य सरकार उसको 280 रुपए नहीं कर सकती है, राज्य सरकार उसको 320 कर सकती है, 350 कर सकती है।
अब राजस्थान जैसे राज्य में आप न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे हैं तो इसकी 4 कैटेगरी हैं। एक है अकुशल कारीगर, अनस्किल्ड लेबर जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी न्यूनतम मजदूरी 259 से लेके 271 तक है। दूसरा है सेमी स्किल्ड, अर्धकुशल, तो उसकी मजदूरी 271 से और 284 रुपए तक है। मिनिमम है ये। मिनिमम है, मिनिमम इतना तो देना पड़ेगा आपको। तीसरा है कुशल कारीगर, उसको 284 से लेके 315 रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है। और फोर्थ है हाईली स्किल्ड, उसको 315 से लेके 350-60 रुपए तक देने का न्यूनतम मजदूरी। 400 रुपए के अंदर अंदर तो कुशल श्रमिक की हम बात करें तो मजदूरी मिलना जरूरी है, तय है। जी, जी जी जी। तो हमारे जितने भी दर्शक है वो ये समझ लें कि इससे कम अगर मजदूरी दी तो वो इस कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये सामाजिक सुरक्षा संहिता की हमने बात की, हम औद्योगिक संबंध संहिता की बात करें, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारखानों में काम करते हैं, उनके लिए ये संहिता किस तरह से जो नए प्रावधानों के साथ आई है वो उन्हें कैसे सिक्योर करती है? औद्योगिक संहिता श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच में एक बहुत ही सामंजस्य के साथ में संबंध स्थापित करती है जी। और श्रमिक स्वस्थ रहेगा, श्रमिक खुश रहेगा तो वो अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी को लगा पाएगा प्रोडक्शन के लिए या जो भी काम उसको दिया गया है जी। तो श्रमिकों के बीच में और नियोक्ताओं के बीच में किसी भी तरह का कोई विवाद पैदा नहीं हो जी। कार्य स्थल पर कोई असुविधा नहीं हो, तो उसके लिए आपका ये संहिता लाई गई है, औद्योगिक संबंध संहिता, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो औद्योगिक संबंध संहिता के अंदर एक तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज्ड और एक अनरजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड। तो जो रजिस्टर्ड फॉर्म थी पहले, उनको तो क्या है कि इसका लाभ मिलता था, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग थे उनको इसके लाभ से वंचित किया गया था, जो कि अब इसमें कवर हो गया है। अब इस संहिता में जैसे हम बात करते हैं कि श्रमिकों के लिए श्रमिक और उद्योग के बीच में सेतु बने, यदि कोई असुविधा होती है तो वो सेतु अपना काम करे और त्वरित उसका निदान करे, कोई समस्या होती है तो इसके लिए एक वर्किंग कमेटी बनाई गई है, श्रमिक कमेटी जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर यदि कोई विवाद होता है तो वो जाके आपस में एक सेतु का काम करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। और अब दर्शकों को ये बता दें कि अब वो हड़ताल वाली जो स्थितियां थी अब वो बदल जाएंगी, मन मर्जी से वर्कर्स हड़ताल नहीं कर पाएंगे, अब उनको पहले सूचना देनी होगी कम से कम 14 दिन। तालाबंदी भी बिल्कुल। जैसे पहले क्या होता था कि कोई भी छोटा सा भी कोई इश्यू हुआ और उसके लिए इन्होंने सारा संगठित होकर हड़ताल कर दी, हल्ला कर दिया, लोक लगा दिया, तो प्रोडक्शन का लॉस भी होता था और कंपनी का लॉस भी होता था। अब वो सारी चीजें अब वॉल्यूशन अगर करेंगे श्रमिक तो उसके लिए उनके ऊपर भी मापदंड तय किए गए हैं, वो वॉल्यूशन करेंगे तो वो पनिशेबल भी होंगे। जी बिल्कुल। और इसके लिए बकायदा एक बोर्ड भी बनाया गया है, इन चारों संहिताओं के तहत जो मामले होंगे उनके लिए एक, पहले अलग अलग तरह के बोर्ड काम करते थे, अब एक ही बोर्ड जो है राष्ट्रीय स्तर का एक बोर्ड है उसको अब संचालित करने की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शिकायत निवारण समिति बनाने का उसमें प्रावधान किया गया और उसमें समुचित मात्रा में महिला प्रतिनिधि भी होंगी। बिल्कुल, वो तो लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए सारे प्रावधान किए गए हैं, तो वो तो मैंडेटरी है। हम अगर OSH की बात करें, जो हम स्वास्थ्य सुरक्षा और उसकी बात करें, संक्षेप में जानना चाहेंगे हमारे दर्शक इसको कैसे समझें, क्योंकि स्वास्थ्य और सुरक्षा की सारी चीजें लगभग सभी संहिताओं में मेंशन है, तो संक्षेप में जानेंगे हम। संक्षेप में देखो, ऐसा है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा ये दोनों आधारभूत स्तंभ है किसी श्रमिक के और नियोक्ता के लिए भी। तो अगर व्यक्ति कहीं कार्यस्थल पे काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में काम कर रहा है, तो ये प्राइम ड्यूटी नियोक्ता की है। पहले क्या होता था कि 40 साल का कोई व्यक्ति होता था, श्रमिक होता था, तो उसकी स्वास्थ्य के बारे में कोई प्रोविजंस नहीं थे। अब यदि कोई व्यक्ति 40 साल का है, चाहे वो ज्यादा 500 की कैपेसिटी वाली उद्योग में काम कर रहा है या 10 से कम उद्योग में काम कर रहा है, यूनिट में काम कर रहा है, तो वो मांग कर सकता है। 10 से कम में भी अगर काम कर रहा है तो वो ESI की सुविधा के लिए बोल सकता है कि मुझे ESI की सुविधा। और साल में एक बार जो है निःशुल्क स्वास्थ्य जांच होगी ही होगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंडेटरी है नियोक्ता के लिए। यदि कोई श्रमिक है और 40 साल से ऊपर का है तो उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा उसकी ड्यूटी है और उसका स्वास्थ्य चेकअप, मेडिकल चेकअप, रूटीन चेकअप साल में एक बार वो करवाएगा। जी जी। और इंटर स्टेट अगर कोई वर्कर है, यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे स्टेट से राजस्थान में आ रहे हैं, किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, तो यात्रा भत्ता भी उनको दिया जाएगा। यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, परिवहन सुविधाएं हुई, यात्रा भत्ता हुआ, उनका खाना पीना हुआ, ये सारी चीजें माइग्रेटिव जो भी
जो भी श्रमिक है उन सबको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये इस संहिता में कोड किया गया है। तो हमारे दर्शकों को हम बता दें कि ये जो व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता जो है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं। सबसे बड़ी जो चीज है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रावधान किया गया है। अगर नाइट शिफ्ट में महिलाओं की कहीं ड्यूटी लगाई जाती है या उनको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो उनकी सहमति जरूरी है और दूसरा उनकी सुरक्षा का जिम्मा नियोक्ता का होगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। और दूसरा निःशुल्क जांच का प्रावधान, अगर आप किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं, साल में एक बार निःशुल्क जांच, आपकी स्वास्थ्य जांच, वो बेहद जरूरी होगी। और बहुत सारे इसमें प्रावधान है। कार्यक्रम का समय कम है, सभी प्रावधानों पर तो हम उतनी बात नहीं कर सकते। हम दर्शकों को कुछ पोर्टल की जानकारी कौशल जी देना चाहेंगे। एक पोर्टल है जो कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का है, समाधान पोर्टल। इस पोर्टल पर आप जाकर अपनी तमाम शिकायतें अगर कोई हैं तो वो भी वहाँ भेज सकते हैं। आप अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं वो भी यहाँ कह सकते हैं। और ईमेल आईडी इसका हम बता देते हैं, samadhan-mol@gov.in। इस पर जाकर आप अपनी ईमेल कर सकते हैं। और इसका फ़ोन नंबर आपको बता देते हैं, 011 STD कोड है जो कि नई दिल्ली का STD कोड है। फ़ोन नंबर है 23473215। इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 9 से 5:30 बजे तक वर्किंग डेज में। तो ये समाधान पोर्टल आपके काम का है। आपको श्रम विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए, आप यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा ई श्रम पंजीकरण की व्यवस्था भारत सरकार ने की है और e-shram.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं। और इसकी हेल्प डेस्क पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। हेल्प डेस्क का नंबर है 14434। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 1800889611 और यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं 9 to 6 PM। ये सातों दिन आपके लिए खुली है। और इसका जो मेल आईडी है वो भी आपको बता देते हैं, e-shram-care-mall@gov.in। आप लगातार स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये सुपर किया जा रहा है। और इसके अलावा आम दर्शकों के लिए संकलन ऐप, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें और तमाम कानूनों से जुड़ी हुई जानकारियां आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। तो कौशल जी, बहुत ही अहम जानकारियां इन चारों संहिताओं की आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों से यही कहेंगे, कानूनों के जानकार बनिए और दूसरों की मदद भी करिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।